तुमने मैप देखा है ना, इंडिया का। अब सोचो, एक दिन तुम गूगल मैप्स खोलते हो और एक नया नाम दिखाई देता है, अखंड भारत। ना सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान, सब एक ही कंट्री के अंदर। एक यूनाइटेड सब कॉन्टिनेंट। नो बॉर्डर्स, वन करेंसी, वन पासपोर्ट, वन मिलिट्री, वन फ्लैग। अब सवाल यह है, ये सपना है या कभी होने वाली सच्चाई? अगर हो गया तो क्या ये दुनिया का सबसे पावरफुल देश बनेगा या अपने ही वेट से टूट जाएगा? इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे, अगर इंडिया अखंड भारत बन जाता है तो क्या होगा? क्या इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा या सिविल वॉर होगा? क्या कल्चर यूनाइट करेगा या डिवाइड? क्या ये आइडिया सिर्फ इमोशनल है या कोई रियल प्लान भी? एंड तक तुम खुद ही डिसाइड कर पाओगे कि अखंड भारत एक अपॉर्चुनिटी है या टिकिंग टाइम बॉम्ब। सबसे पहले थोड़ा बैक स्टोरी। अखंड भारत का कंसेप्ट आया कहां से? ये टर्म एंशिएंट इंडिया के कंसेप्ट से इंस्पायर्ड है, जहां एक समय में मौर्य एम्पायर, गुप्त एम्पायर और फिर मुगल एम्पायर के टाइम पे पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक पॉलिटिकल यूनिट के अंडर था। इसके बाद ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसे हम ब्रिटिश इंडिया कहते हैं, जिसमें आज के इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कुछ पार्ट्स ऑफ म्यांमार, अफगानिस्तान इंक्लूडेड थे। 1947 के बाद पार्टीशन हुआ और भारत टुकड़े टुकड़े में डिवाइड हो गया। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश अलग बन गए और तब से अखंड भारत एक आइडिया बन गया कि एक दिन हम फिर से एक हो जाएंगे। ये आइडिया सिर्फ कल्चरल नहीं है, कुछ पॉलिटिकल ग्रुप जैसे आरएसएस ओपनली इस कंसेप्ट को सपोर्ट करता है। पर आज की रियलिटी में क्या अखंड भारत पॉसिबल है? चलो पहले देखते हैं पॉजिटिव्स। क्या होता है अगर इंडिया सडनली अखंड भारत बन जाए? आज इंडिया की पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन, पाकिस्तान की 240 मिलियन, बांग्लादेश की 170 मिलियन, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान मिला के लगभग 100 मिलियन। मतलब लगभग 2 बिलियन लोग इस देश में। लेबर फोर्स इतना ज्यादा हो जाता कि दुनिया की किसी भी देश के पास इस स्केल की मैन पावर नहीं होती। इसका मतलब मैसिव इंडस्ट्रियल एडवांटेज। चाइना का फियर था कि इंडिया कभी उसकी जगह ले लेगा। अखंड भारत बन जाए तो चाइना को एक्चुअल डर लगने लगेगा। अखंड भारत का मतलब होगा एक बड़ा इंटरनल मार्केट, नो ट्रेड बैरियर्स, नो इंपोर्ट ड्यूटी, नो वीजा इश्यूज। सैमसंग, एप्पल, टेस्ला जैसी कंपनीज को अगर अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है तो उन्हें यूरोप या यूएसए से पहले अखंड भारत देखना पड़ेगा। फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू बे ऑफ बंगाल, फ्रॉम अरेबियन सी टू साउथ चाइना सी, पूरे जियोपॉलिटिक्स का कंट्रोल अखंड भारत के पास होगा। अफगानिस्तान के माउंटेन्स से श्रीलंका के पोर्ट्स तक मिलिट्री रीच अनबीटेबल हो जाएगी। लैंग्वेज, फूड, फेस्टिवल, ड्रेस, स्टोरीज सब काफी सिमिलर है। बॉलीवुड पाकिस्तान में भी चलता है, बांग्लादेश में भी। क्रिकेट भी सब जगह खेलते हैं, तो थियोरेटिकली एक कॉमन कल्चर आइडेंटिटी बन सकती है। बट अब आते हैं असली सवाल पे, चैलेंजेस क्या होते? और ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैंटेसी तो सब अच्छी लगती है पर रियलिटी हेवी होती है। क्या लगता है तुम्हें, पाकिस्तान या बांग्लादेश ये वॉलंटरीली एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने खुद को अलग बनाया है, रिलीजन के बेस पे, आइडेंटिटी के बेस पे, ब्लड शेड के बेस पे। 1947 का पार्टीशन एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज नहीं था, एक पेनफुल सेपरेशन था। पाकिस्तान के लिए इंडिया का हिस्सा बनना, अपना एग्जिस्टेंस को रिजेक्ट करना होगा। 1971 में 3 लाख लोग मरे थे फ्रीडम के लिए। उन्होंने खुद का फ्लैग बनाया, एंथम बनाया। तुम सोच सकते हो वो अपने आप को वापस इंडिया में एब्जॉर्ब होने देंगे? इंडिया के अंदर ही कम्युनल टेंशन्स रहते हैं। सोचो अगर 2 मिलियन मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान, 150 मिलियन मुस्लिम्स ऑफ बांग्लादेश सडनली एक ही कंट्री में आ जाएं, मेजॉरिटेरियज्म का खतरा बढ़ जाता है। और वो सिर्फ रिलीजन तक लिमिटेड नहीं रहेगा, एथनिक कन्फ्लिक्ट्स, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, कास्ट डायनामिक्स, सब कुछ और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्या इंडिया इतना ज्यादा डाइवर्सिटी हैंडल कर पाएगा? या हर जगह राइट्स, प्रोटेस्ट, सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू हो जाएंगे? इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी स्टेबल है, पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इकोनॉमी फ्रेजाइल है। बांग्लादेश ग्रोइंग है, पर
पर कैपिटा इनकम अभी भी लो है। अगर एक ही कंट्री हो गई तो रिचर स्टेट्स को पुअरर स्टेट्स को सपोर्ट करना पड़ेगा। सेम प्रॉब्लम यूरोपियन यूनियन फेस करता है। जैसे जर्मनी टैक्स पे करता है और ग्रीस बेल आउट लेता है। इंडिया में ऑलरेडी कुछ लोग बोलते हैं कि दिल्ली सब पैसा ले जाता है। सोचो अगर तुम्हारे टैक्स से काबुल के रोड बनने लगे या लाहौर के हॉस्पिटल चलने लगे तो पब्लिक रिएक्शन क्या होगा। पाकिस्तान आर्मी का इन्फ्लुएंस अलग लेवल का है। अफगान तालिबान भी बॉर्डर पे एक्टिव है। अगर ये सब सडनली तुम्हारी कंट्री के अंदर आ जाए तो इंटरनल थ्रेट का लेवल स्काई रॉकेट कर जाएगा। इंडिया को सिर्फ कश्मीर नहीं, पेशावर, क्वेटा, कंदाहार और कराची भी मैनेज करना पड़ेगा। ये सिर्फ लॉजिस्टिक का चैलेंज नहीं है, ये ब्लड, गवर्नेंस और डिप्लोमेसी का नाइटमेयर होगा। एक इतना बड़ा देश मैनेज कैसे होगा? ऑलरेडी इंडिया में फेडरल सिस्टम है, स्टेट्स मैनेज करते हैं अपने लोकल इश्यूज। अखंड भारत बनने के बाद 30 नहीं 60 स्टेट बनाने पड़ेंगे। न्यू कैपिटल्स, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू कोर्ट्स, न्यू सिस्टम, एक पूरी सिविल मशीनरी रीडिजाइन करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा रिस्क डेमोक्रेसी का कोलैप्स, क्योंकि जितना बड़ा देश उतनी सेंट्रलाइज पावर की डिमांड, और सेंट्रलाइज पावर डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक होती है। सो क्या अखंड भारत का आइडिया उतना ही इम्पॉसिबल है? देखो, फिजिकल यूनियन तो मुश्किल है पर कोऑपरेशन पॉसिबल है। जैसे यूरोपियन यूनियन, अलग अलग कंट्रीज पर ओपन ट्रेड, ओपन बॉर्डर्स, कॉमन पॉलिसीज। अगर साउथ एशिया के कंट्रीज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एक साउथ एशियन यूनियन बनाएंगे तो कल्चरल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक बेनिफिट मिल सकता है। पर प्रॉब्लम यह है, ट्रस्ट मिसिंग है। इंडिया और पाकिस्तान आपस में बात नहीं करते। श्रीलंका में चाइना का इन्फ्लुएंस है। बांग्लादेश सेंसिटिव है वाटर शेयरिंग पे। ये एक इमोशनल आइडिया है पर प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन के लिए हर साइड को ईगो छोड़ना पड़ेगा, हिस्ट्री को भूलना पड़ेगा, और ये काम भाषण से नहीं विजन से होता है। तो कंक्लूजन, अखंड भारत बनने का आइडिया पावरफुल है, इमोशनल, हिस्टोरिकल, एस्पिरेशनल, पर उसका एग्जीक्यूशन लॉजिकल नहीं है। क्योंकि इतनी सारी आइडेंटिटीज, बॉर्डर्स, पेन और पॉलिटिक्स का एक कमांड में आना इम्पॉसिबल लगता है। हाँ, कोऑपरेशन, पीसफुल और ट्रेड अलायंस पॉसिबल है, और वही फ्यूचर है साउथ एशिया का। क्योंकि अगर हम यूनिटी चाहते हैं तो उसका रास्ता गन से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से जाता है। एक देश बनना मुश्किल है, एक फ्यूचर बनना पॉसिबल है। अब सवाल ये है, तुम किस तरफ देखना चाहते हो, पास्ट या फ्यूचर?